नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को एमसीक्यू के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ की 36 क्लास कवर कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ के जो इम्पोर्टेंट संवैधानिक निकाय हैं उनके एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। दो इम्पोर्टेंट जो हमारे आयोग हैं उनको हमने लास्ट वीडियो में जाना, लोक सेवा आयोग के बारे में और वित्त आयोग के बारे में। आज हम सीएजी से रिलेटेड सवालों को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे एससी एसटी आयोग हैं, इसके अलावा ओबीसी आयोग हैं, उनके सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके ऊपर क्लासेस आएंगी, यहाँ के बजट के ऊपर भी क्लासेस आएंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है? यानी सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 148 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारे संविधान के अंदर एक भाग है, भाग नंबर 5। भाग 5 के अंदर आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक जो हैं ये सीएजी से रिलेटेड हैं, जिसमें 148 सीएजी के पद के बारे में बात करता है। जो 149 है वो सीएजी के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 150 है वो राज्यों और संघ के जो लेखा होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो 148 यहाँ पे पूछा गया था, वही आपने बताना था। ठीक है, अगला, लोक वित्त के संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के रूप में सीएजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा वाला गलत है? चलिए देखते हैं। यह देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। क्या ये सही है? यह राज्यों में अलग सीएजी होता है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। जो देश का सीएजी होता है वो देश की पूरी वित्तीय प्रणाली, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, उसको नियंत्रित करता है, उनकी जांच करता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कहा है। क्या ये सही है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसी पद को, सीएजी को, हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पदाधिकारी कहा। यह भी बिल्कुल सही है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। ये वाला आपका गलत है। जो सीएजी होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, या 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, आपको गलत ही बताना था। यह लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ये भी सही है। कई बार ये सवाल एक अलग तरीके से, एक अलग सवाल के रूप में पूछा गया है आपसे कि जो हमारी लोक लेखा समिति है इसके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में इनमें से कौन कार्य करता है, तब आप कहेंगे सीएजी काम करता है। ठीक है, सीएजी को उसके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल मैंने अभी आपको पर कहा 6 या 65 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन अगर इनको पद से हटाना हो तो पद से हटाने के लिए उसी रीति और आधारों पर जिस पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वैसे ही आप सीएजी को हटाएंगे। यानी कि उच्चतम न्यायालय के जजेस को कैसे हटाते हैं कि दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तब जाकर राष्ट्रपति उनको पद से हटाएंगे। तो सीएजी को पद से हटाने के लिए वही रीति, वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। ठीक है, अगला, कैग से नियुक्ति व सेवानिवृत्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कैग यानी कि सीएजी की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवा कर रह चुका हो। यहाँ पे सीएजी की योग्यता से संबंधित और उसके पद पे रहने के बाद से संबंधित 2 स्टेटमेंट हैं। पहले योग्यता की बात करते हैं। संविधान में सीएजी के लिए क्या योग्यता चाहिए इसका उल्लेख नहीं है। संसद ने कानून बनाकर सीएजी की योग्यता का निर्धारण किया है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं। पहला, भारतीय नागरिक हो और दूसरा, वह लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो।
या फिर कम से कम 10 साल तक लोक सेवक रह चुका हो। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। दूसरा, अपने पद में रहने के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर नहीं रह सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला भी आपका सही है। सीएजी का पद ऐसा है, एक व्यक्ति अगर इस पर नियुक्त हो गया तो अपने कार्यकाल के बाद या पद से हटने के बाद न वो भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है, न राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कौन से सही हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। ठीक है, अगला, सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाली 3 लेखा परीक्षणों प्रतिवेदनों यानी जो ऑडिट रिपोर्ट हैं, इनमें कौन सा शामिल नहीं है? सीएजी मुख्य रूप से 3 रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को देता है। एक है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर, और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। ठीक है, व्यक्तिगत आय कर संग्रह की रिपोर्ट जो है ये सीजीआई कलेक्ट नहीं करता, और जब कलेक्ट नहीं करता तो राष्ट्रपति को भी नहीं देता। 3 इंपॉर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट्स वो राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति उनको संसद में रखवाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो पहले सीएजी 1948 से 1954 तक रहे, उनका नाम था वी नरहरि राव। ठीक है, अगला कथन है सीएजी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था, तो कथन तो आपका सही है। कारण दिया है, यह प्रावधान सीएजी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। क्या ये भी सही है? जो ये सिस्टम रखा गया है कि वो कोई दूसरा पद फिर धारण नहीं कर सकता, वो इसीलिए रखा गया ताकि वो निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, उस पर किसी का भी दबाव ना हो। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, सीएजी किन निधियों के व्यय का लेखा परीक्षण करता है? अब किन किन फंड की वो जांच करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट रखवाता है राष्ट्रपति के पास, वो तो हमने देखा। किस किस के फंड की जांच करता है? तो वो भारत के संचित निधि की जांच करता है, भारत में जो आकस्मिक निधि है उसकी जांच करता है, लोक लेखा निधि जो पब्लिक अकाउंट्स है उनकी जांच करता है, और राज्यों की जो संचित निधि है उनकी भी जांच करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि देश की जितनी वित्तीय प्रणाली है हमारी, जितने हमारे फंड हैं, उन सब की जांच, उन सब का ऑडिट करने का हक किसके पास है? वो सीएजी के पास है। यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका उत्तर है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले ये एक ही आयोग थे। किस वर्ष इनका विभाजन किया गया और 2 नए आयोग यहां पर आए? ये हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003, जो 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये 2003 में होता है। इसके माध्यम से 2 आयोग अस्तित्व में आते हैं, एक आता है एससी आयोग, एक आता है एसटी आयोग। और ये कब से लागू हुआ ये वाला अधिनियम? ये 2004 से लागू हुआ। ठीक है, अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। हमारे मूल संविधान में पहले क्या था? अनुसूचित जाति हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान थे वो आर्टिकल 338 में थे, और इसमें यह बताया गया था, यह अनुच्छेद जो था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता था। इसी को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमिश्नर आयुक्त कहा जाता था, इसी व्यक्ति को। लेकिन बाद में 1990 में 65वां संशोधन होता है, और उसके द्वारा ये जो एक व्यक्ति था इसको हटाकर बहुउद्देशीय एससी एसटी आयोग की स्थापना करी गई। तब भी दोनों एक ही थे, 1990 में ये हुआ और फिर 2003 में जाकर के अलग अलग हुए। ठीक है, तो पहला सही। दूसरा, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्य आयोग की स्थापना हुई, ये भी सही है। आपको पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सत्य हैं। जो 338 था फिर हमारा ये रिलेटेड हो गया एससी से, जो 338 के अंदर एक भाग जोड़ा गया का, ये रिलेटेड हो गया एसटी से, और 338 के अंदर बाद में एक और भाग जोड़ा गया खा, ये रिलेटेड हो गया बैकवर्ड क्लासेस से यानी ओबीसी से। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी की संरचना के संबंध में सही कूट का चयन करें। अब इनका संरचना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए। आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है।
जो एससी आयोग है या एसटी आयोग है, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 में से एक अध्यक्ष होता है, एक हमारा उपाध्यक्ष होता है, 3 इसमें नॉर्मल सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यह भी सही है। जो एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिलता है और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। आयोग में 3 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त पत्र के द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी सेवा की जो शर्तें होंगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, वो राष्ट्रपति ही करता है निर्धारित। हालांकि आमतौर पर एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। अगर आपसे पूछे कितना होगा, 3 साल होगा। राष्ट्रपति चाहे तो बदल सकता है, लेकिन आमतौर पे 3 होता है। ठीक है, यहां पर आपके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 सभी आपके सही है। एनएसएससी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ये 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अभी मैंने आपको कहा जो 338 है वो एससी से रिलेटेड है, और जो 338 का है या ए वाला है ये एसटी से रिलेटेड है। और आपसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का ही पूछा है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ये जो हमारे आयोग है ये अपनी सालाना रिपोर्ट जो देते हैं भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, फिर वो इनकी रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्वतंत्र अस्तित्व में आने का सही वर्ष क्या है? ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आया? तो अभी हमने ऊपर देखा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में, जिसके माध्यम से जो हमारा एससी एसटी आयोग था उसको 2 भागों में, एक एससी आयोग और एक एसटी आयोग में बांट दिया। ये हुआ संशोधन 2003 में। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि ये वाला संशोधन लागू कब से हुआ? 2004 से। ये जो आयोग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए ये 2004 में आए, तो इसका आंसर होगा 2004। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1999 में करी गई थी। क्या ये सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही है। जैसे हमने देखा कि शुरुआत में केवल एक अधिकारी होता था, 1990 में एक बहुसदस्यीय आयोग बन गया, स्वतंत्र रूप से ये अस्तित्व में आ गया 2004 में, यानी इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 2003 के अधिनियम के माध्यम से 2004 में। ठीक है, इससे पहले भी इनके लिए प्रयास किए गए और 1999 में एक अलग मंत्रालय जनजातीय मंत्रालय अस्तित्व में आया था, उसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और जनजातीय आयोग का बन गया वो 2004 में बना। तो ये सही है आपका। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे एसटी आयोग के लिए 89वां संशोधन था 2003 का, वैसे ही जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1993 में। तब इसकी स्थापना अधिनियम के माध्यम से हुई थी, यानी एक सांविधिक निकाय था। ठीक है, बाद में इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया और आर्टिकल 338 का ब पार्ट, जो ख पार्ट है, वो जोड़ा गया, यानी इसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो स्थापना 1993 में और 102वें संशोधन के द्वारा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। ये आपका सही है। पूछा है इनमें से कौन सा सही है, दोनों कथन सही होंगे। यहाँ पे सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग की बात कर रहा है, ये किस में है? आर्टिकल 338 में। पहले का हो जाएगा 4। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग की बात कर रहा है, ये किस में है? ये आर्टिकल 338 के ए में है, यानी दूसरे का हो जाएगा 3। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये किस में है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 के बी पार्ट में है, यानी 1 हो जाएगा। और पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग ये आपका आर्टिकल 340 से जुड़ा है। जो आर्टिकल 340 है हमारा, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति भारत के भीतर
किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी हालातों को समझने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, वहां पर अन्वेषण के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सकता है। किसके माध्यम से? आर्टिकल 340 के माध्यम से। चौथे का हो जाएगा 2। 4 3 1 2 हमारा आंसर बना, जो कि यहां पर है 4 3 1 2। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना के बारे में क्या सही है? अब इसकी संरचना के बारे में आपने बताना है। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं और एक इसमें सचिव भी होता है। इसको भी याद रखना। ठीक है। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य और एक होता है सेक्रेटरी। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की समस्याओं की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 340। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है। कथन है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और पिछड़ा वर्ग आयोग है, दोनों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या ये सही है? कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों निकाय संवैधानिक प्रकृति के हैं और इन्हें संविधान से सीधे शक्ति प्राप्त होती है। ये भी सही है और कारण भी सही है। दोनों संवैधानिक निकाय हैं, दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। दोनों की नियुक्ति जो हमारे संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, वो करते हैं। ठीक है। तो यहां पर भी कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मूल रूप से किस वर्ष किया गया? एक सांविधिक निकाय के रूप में। तो जो नेशनल हमारा बैकवर्ड क्लासेस आयोग है या बैकवर्ड कमीशन है, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन मूल रूप से मैंने आपको कहा 1993 में हुआ और 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहां पर आंसर क्या होगा? 1993। शुरू में ये एक सांविधिक संस्था थी। सांविधिक संस्था वो है, सांविधिक यानी जो विधि के माध्यम से बनी है, कानून बनाकर ये बनी थी, तो ये संवैधानिक हो गई। संवैधानिक वो जिनके लिए संविधान में प्रावधान है। इसके लिए संविधान में प्रावधान 2018 में हुआ जब आर्टिकल 338 बी यहां पे जोड़ा गया। उससे पहले ये सांविधिक निकाय था। तो इसकी स्थापना 1993 में होती है, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे 2018 में मिला था। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो इसके लिए हुआ था। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी सीरीज़ है उसमें हम इंपॉर्टेंट निकाय को देख रहे हैं। उसकी हमने 37वीं क्लास यहाँ पे देखी। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ करने का प्रयास किया, एक एक फैक्ट को यहाँ पे समझने का प्रयास किया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।